अरे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कराऊंगा क्लास 11 की लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1। देखो, इस पार्ट 1 लॉज ऑफ मोशन का एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा और इस क्लास के अंदर मैं जो टॉपिक के ऊपर बताऊंगा वो है फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप लोग क्लास 9 में कर चुके थे, फिर भी एक बार बता देता हूं। हो सकता है कि आप लोगों को इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता नहीं है। चलो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत काम पे आ जाएगा। अभी सबसे पहले फोर्स, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैक्सिमम जो डिस्कशन होगा फोर्स के ऊपर ही डिस्कशन होगा। सबसे पहले फोर्स क्या है बच्चों? ये फोर्स के बारे में जो फोर्स का जो डेफिनेशन था ये आप लोगों को पता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट है इन टर्म्स ऑफ क्या है? पुश एंड पुल, पुश और पुल। मतलब मैं इस एक ब्लॉक है, मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ए, और पुल भी हो सकता है। ए ही है फोर्स, एक एक्सटर्नल एफर्ट है। क्या करते एक ब्लॉक ए, मास एम, तो फोर्स का काम क्या है? अगर ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे है तो फोर्स क्या करते हैं? इनको आइदर मोशन में कर देते हैं, नहीं तो ट्राई करते हैं मोशन में लाने का। और अगर ये ब्लॉक मोशन में है तो फोर्स क्या करते हैं? अरे ट्राई करते हैं उनको रेस्ट में लाने का, नहीं तो सफिशिएंट फोर्स होता है तो मोशन, अगर ये बॉडी मोशन में है तो उनको रेस्ट में ला देते हैं। डायरेक्शन के केस में भी वही करते हैं कि अगर फोर्स सफिशिएंट है तो उनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अगर नहीं तो ट्राई करते हैं डायरेक्शन चेंज करने का। यही है फोर्स का डेफिनेशन। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं? देखो, फोर्स बहुत टाइप के होते हैं और ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है, तो मैं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों में नहीं जाऊंगा। फोर्स का जो कांटेक्ट फोर्स है वो लेके मैं डिस्कशन करूंगा। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स के अंदर कुछ कुछ फोर्स आते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों ये आप लोगों को पता है। नंबर 2 टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स मतलब ये नॉर्मल, मतलब जो परपेंडिकुलर का नॉर्मल है। एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। देखो ये सब, अच्छा आप लोगों को ये सारे टर्म तो पता है और टर्म को मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? देखो ए, मैंने डस्टर इसके ऊपर रखी हुई है तो मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये फोर्स। तो डस्टर कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव किया, बट यहां पे एक फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया इन ऑपोजिट टू द फोर्स, अप्लाइड फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑब्वियसली कांटेक्ट में था, इट्स अ कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स किस टाइप का है? पुली वाला न्यूमेरिकल, जो आप लोगों को बहुत पसंद है। पुली के साथ एक मास, इधर अगर मैं डस्टर को कनेक्ट कर दूंगा तो ये पुली का मास वाला न्यूमेरिकल बन जाता है ना। तो ये जो स्ट्रिंग का फोर्स है, दिस इज टेंशन फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स एक ब्लॉक है, ब्लॉक का जो वेट है mg टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ये नॉर्मल है। देखो ये क्या होता है? नॉन बैलेंस होता है, इसलिए तो ये मास जो है एम ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब ये सरफेस है, इसके ऊपर ए है, ये एम जी एंड इनका वेट और ए नॉर्मल दोनों बैलेंस हुआ है, इसलिए तो ये यहाँ पे है। अदरवाइज ये ऊपर फ्लाई कर जाते, नहीं तो ये नीचे दब जाते, तो नहीं हो रहा है। यानी कि नॉर्मल एंड वेट ये दोनों बैलेंस हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे ऐसे करके रह सकता है। नेक्स्ट एयर रेजिस्टेंस, ज्यादातर टाइम में हमने इसको इग्नोर करते हैं कैलकुलेशन के कारण, लेकिन कांटेक्ट फोर्स क्यों है? अगर मैं इस मार्कर को इस जस्ट एक फोर्स अप्लाई करके थ्रो करूंगा, क्या होगा? एयर के अंदर से पास होगा तो ऑब्वियसली टच तो हो रहा है, तो कांटेक्ट फोर्स है। अप्लाइड फोर्स, कोई भी अप्लाई करो कुछ भी, तो अप्लाई करने के टाइम पे इसके ऊपर अगर अप्लाइड फोर्स अगर ऐसा ही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं है। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स, कांटेक्ट करने के बाद ही तो अप्लाई फोर्स अप्लाई होगा, अप्लाइड फोर्स ऑब्वियसली कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का भी वही है, एज इट इज स्प्रिंग को रख दो
कुछ नहीं है, लेकिन फोर्स अप्लाई करते हो तो कांटेक्ट में आते हैं, तब स्प्रिंग फोर्स आता है। ये मेरा फोर्स का टाइप्स हो गया कांटेक्ट के अंदर। और ज्यादातर चीज जो इस चैप्टर में डिस्कशन होगा वो है टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। बाकी देखो एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स तो ऑब्वियसली रहेगा ही, आप अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कैलकुलेशन में आएगा ही। लेकिन ये जो एयर रेजिस्टेंस, इसको हम इग्नोर करेंगे 100% भी मान लो इस चैप्टर में। फ्रिक्शनल फोर्स 99% में इसको हम इग्नोर करेंगे, कैलकुलेशन नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। अप्लाइड फोर्स रहेगा, स्प्रिंग फोर्स का कुछ पार्ट इधर होगा, ठीक है। तो ये 3-4 केसेस आपको आएगा, एक टेंशन फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स, एक अप्लाइड फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स, दैट्स इट। ये छोड़ के और कुछ नहीं रहेगा। और नॉन कांटेक्ट फोर्स का कुछ एग्जांपल मैं बोल देता हूं, लेकिन इस पार्ट में डिस्कशंस में नहीं आएगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या क्या है? नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स। मेरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिस्कशन करेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स क्लास 12 के चैप्टर में डिस्कशन हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है इनके बारे में डिटेल जो होगा वो फ्रिक्शन के चैप्टर में ही होगा, ठीक है। अब मैं पहुंचता हूं फोर्स। ये टर्म लॉज ऑफ मोशन में आया क्यों, कहां से आया, क्यों आया? देखो अभी फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से और क्यों आया। देखो क्लास 9 में कि क्लास 11 में कोई भी जगह पे आप जब काइनेमेटिक्स किए हो, क्लास 9 में तो काइनेमेटिक्स नाम नहीं था, उसमें मोशन था। और क्लास 11 में काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर था उसमें आपने जो भी पढ़े थे तो उसमें क्या क्या था कि आपका डिस्टेंस, कोई एक बॉडी का डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस जा रहे, इस टाइप का कुछ कैलकुलेशन था विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम आपको क्या मिल गया था? स्पीड। डिस्टेंस को अगर एस से आपने डिनोट करते थे तो एस बाई टी, ये ऑब्जेक्ट तो एम है, क्या मिल गया था आपको? स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट, ये तो स्केलर और ये भी स्केलर, स्पीड भी स्केलर, बट डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या था? सेम डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करो तो एस बाई टी इज इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी। कितना टर्म आया था? कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी जब आपको v मिल गया देन v बाई टी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या मिल गया था आपको? एक्सेलरेशन। ए भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मिल गया था। ये सारी चीज किसके ऊपर बेस करके हुआ था कि कोई बॉडी जो काइनेमेटिक इक्वेशन अपने फॉर्म किए थे, अगर वेलोसिटी u था और इस पोजीशन पे आ गया ये ऑब्जेक्ट और इसका वेलोसिटी, अच्छा देख के अलग ऑब्जेक्ट लग रहा है ना, u एंड v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, इस पोजीशन पे आया तो किस कारण के लिए आया था? आई मीन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी क्यों हुआ था? तो फोर्स क्या था एक्चुअली? यहां से अपने काइनेमेटिक इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये डिराइव किए थे। तो ये सारे केसेस कोई तो कुछ तो अप्लाई हुआ था, कुछ एप्लीकेशन के बगैर ये जो मेरा बॉडी था, जो ऑब्जेक्ट था, ये मूव होके इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी में तो ऐसे ही नहीं बदल गया था। चाहे अपने ग्राफ बनाए थे, xt ग्राफ, vt ग्राफ, ut ग्राफ, कुछ भी, टाइम मेरा ऑलवेज इंडिपेंडेंट एक्सिस में था और xt एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब जो भी काम किए थे क्यों किए थे? इसके पीछे कौन था? ऑब्वियसली मोशन का जो चैप्टर था। तो ये अगर टोटल सारी चीज को अगर मैं मोशन में, मोशन था ये, तो इस मोशन के पीछे कॉज क्या था? कॉज ऑफ मोशन क्या था? फोर्स। द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन क्या था? फोर्स है कि नहीं?
कोई भी मोशन, यहां पे फोर्स अप्लाई हुआ था, जिस फोर्स को हमने इधर जानते थे कि फोर्स है, लेकिन हमने फोर्स छोड़ के बाकी सारे चीज को देख लिए थे। देखो, फोर्स छोड़ के सारे चीज के ऊपर हमने इधर डिस्कशंस किए, सारी चीज स्टडी किए, बट जब लॉज ऑफ मोशन आया तब फोर्स के बारे में जान पाए कि फोर्स था ये सारे चीज का मेन कल्प्रिट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन फर्स्ट लॉ। फोर्स के बारे में मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में पहुंचता हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आप लोगों को याद हो चुका है। वो स्टेटमेंट में मुझे जाना भी नहीं है। गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था, क्या था कि कोई बॉडी अगर ये मास ए में है, ये ऑब्जेक्ट और बॉडी कुछ भी बताओ, ये बॉडी रेस्ट में है तो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा, अगर ये मोशन में है तो जिंदगी भर मोशन में रहेगी, है कि नहीं? ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। फर्स्ट लॉ क्या है बोला? जस्ट एक गैलीलियो के साथ एक टर्म जोड़ दिया है ना, ये तो आप लोगों को पता है कि अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही मुझे फोर्स का डेफिनेशन आ रहा है कि नहीं? क्यों? देखो, फोर्स का डेफिनेशन मैंने क्या बताया आपको। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल। और ये फोर्स क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई होने के बाद ही कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस बॉडी को मोशन में लाते, नहीं तो ट्राई करते मोशन में लाने का। और अगर बॉडी मोशन में है तो वही फोर्स उनको रेस्ट में लाते, नहीं तो ट्राई करते रेस्ट में लाने का। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही मेरा फोर्स का डेफिनेशन भी आ रहा है। डायरेक्शन के केस में भी हुई, डायरेक्शन फोर्स अप्लाई होने के बाद ही डायरेक्शन चेंज होता है, और नहीं तो ट्राई करते डायरेक्शन चेंज करने का। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मुझे फोर्स का डेफिनेशन भी इधर मिल रहा है, और एक चीज इधर से मुझे मिल रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? क्या है समझने की कोशिश करो। सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन कहां से आया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। क्यों सर, कैसे आया? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताया था कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो जिंदगी भर मोशन में रहेगा, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो अगर अप्लाई हो रहा है तो फोर्स अप्लाई हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल, तब क्या होगा? ये बॉडी तब रेस्ट में नहीं रहेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब ऐसा होगा, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये इनका स्टेट चेंज हो सकता है, मतलब अगर रेस्ट में है तो ये मोशन में जा सकता है, नहीं तो ट्राई करेंगे फोर्स इनको मोशन में जाने का, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, नहीं तो ट्राई करेंगे फोर्स इनको रेस्ट में आने का। डायरेक्शन का भी वही है। तो क्या है ये फोर्स? मेरा न्यूटन फर्स्ट लॉ से आया। और एक चीज, इनेबिलिटी मुझे एक दिखाई दे रहा है। इनएबिलिटी, कौन सी इनेबिलिटी है? कौन सी इनेबिलिटी है? कि इन बॉडी का एक इनेबिलिटी है। किस टाइप का इनेबिलिटी है? कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। मतलब ये जो मेरा बॉडी है एक खुद से कुछ नहीं करना चाहते, मतलब इनका एक इनेबिलिटी बोल सकते हो कि ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो जिंदगी भर रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही होगा। इनका इनेबिलिटी है कि ये रेस्ट से मोशन में नहीं जा सकते। एबिलिटी होता तो रेस्ट से मोशन में जा सकता था, अगर मोशन में रहता तो रेस्ट में बॉडी आ सकता था, लेकिन इनका वो एबिलिटी नहीं है, इनका ये इनेबिलिटी है। क्या? कि बॉडी अगर मोशन में है तो ये रेस्ट में नहीं आ सकता है, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये मोशन में नहीं जा सकता है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। एंड
दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। कहां से आया? मेरा फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ से मेरा फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, इससे मेरा क्या आया? डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड नेक्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया लिख देता हूं। फोर्स का डेफिनेशन भी आपको हो गया, फर्स्ट लॉ से आ गया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी आ गया। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक है इनएबिलिटी, इनर्शिया जो है, एक इनएबिलिटी मुझे मिल गया। अब इनर्शिया कितने टाइप के हैं? इनर्शिया 3 टाइप के हैं। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? फोर्स का डेफिनेशन में मैंने पहले बताया कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लाने का कोशिश करेंगे, नहीं तो मोशन में लाएंगे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहने का इनका एक टेंडेंसी है, इनेबिलिटी है क्या कि रेस्ट से मोशन में जा नहीं सकता है। नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बताया फोर्स के डेफिनेशन में कि बॉडी अगर मोशन में है तो बॉडी ऑलवेज मोशन में रहेगा। अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो मोशन से वो रेस्ट में लाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि उनको रेस्ट में लाने का। तो इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब इनका इनेबिलिटी है कि ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ये वापस रेस्ट में आना नहीं चाहता है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो आ जाएगा, लेकिन इनका इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब ये रहना चाहेंगे कि मोशन में ही रहना चाहूंगा, यही है। नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये क्या है? सेम फोर्स से आओ। फोर्स क्या कर रहा था? एक बॉडी अगर कोई एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फोर्स ट्राई करेंगे उनका डायरेक्शन चेंज करने का, नहीं तो अगर सफिशिएंट फोर्स होगा तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब इनका इनेबिलिटी है, अगर जिस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही जाए, इनका टेंडेंसी होगा जाने का। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो ये चेंज नहीं करेंगे, मतलब इनका टेंडेंसी हमेशा वही रहेंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तब जाके वो चेंज होगा। खुद का इनेबिलिटी है, मतलब खुद जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। अब और फोर्स से तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आ ही रहा था, तो सारी चीज देखो इंटरकनेक्टेड है। अब मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कुछ कुछ एग्जांपल दे देते हैं। ये सारे एग्जांपल आप लोगों ने क्लास 9 में किए हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं बस के ऊपर खड़ा हूं, सडनली बस चलना शुरू किया, कि आप बस में खड़े हो और सडनली बस चलनी शुरू कर दी, क्या होगा? देखो आपका जो फिट है वो बस के साथ कनेक्टेड था, और जो फ्रिक्शनल फोर्स था, आप यहां पे खड़े थे तो बस के ऊपर खड़े हुए और इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा था आपका फिट के साथ। पैर का जो फिट है उसके साथ एक फ्रिक्शनल फोर्स था और बस अचानक इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दी, क्या होगा? ये सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आपका जो फिट है ये इनको तो मोशन मिल जाएगा, क्योंकि बस को खुद मोशन मिल चुका है तो ऑब्वियसली आपके फिट को भी मोशन मिल जाएगा। बट आपका बॉडी ये तो एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। अगर टोटल रिजिड बॉडी होता ह्यूमन बॉडी तब अलग केस था कि ये भी मूवमेंट में आ जाते, कोई दिक्कत नहीं था। बट ये तो एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो इस ह्यूमन बॉडी है, तो क्या होगा? जो अपर पोर्शन है वो उसी जगह में फिक्स रहने की कोशिश करेंगे। इनेबिलिटी है कि उनको जाने का मन नहीं है, वो वहीं पे रहना चाहता है। इनर्शिया है, इनेबिलिटी है, रेस्ट में ही रहना है उनको। बट बस चलने लगी है तो क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया है, जो बस का फोर्स था, बस का इंजन तो चालू हो चुकी है, तो बस तो आगे ही जाएगी। तो क्या होगी? बस आपका जो बॉडी है, जो अपर वाला पोर्शन, वो इसी जगह में रहने की कोशिश, बैकवर्ड आप फील होगा, फिर आप हाथ पैर ऐसा करके किसी भी तरह बैलेंस करोगे। नहीं तो ये बॉडी ऊपर वाला पोर्शन चाहेगी कि
भाई मैं यहीं पे रहूं और जो नीचे वाला पोर्शन होगा फिट के साथ जो कनेक्टेड है वो आगे चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं मान लो एक डोरमैट है, अगर मैं डोरमैट को ऐसा भी कर सकता हूं और डोरमैट को, क्या हुआ, ये तो स्टेट कंडीशन कौन सा है, स्टेट कौन सा है, रेस्ट। अब मैं मोशन में ला रहा हूं, क्या होगा, जितना धूल मिट्टी, वो तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे ना, कहां गिर जाएंगे क्योंकि इनका मोशन हो चुका है, धूल मिट्टी का तो नहीं हुआ, धूल मिट्टी गिरेंगे। बहुत इजी है, एक पेड़ है, बहुत सारे मैंगो है और कोई एक ब्रांच लेके तुम हिला रहे हो, क्या होगा, मैंगो उनका इनेबिलिटी है, वो चाहते नहीं उनके जगह से उनको हटाओ और आप उसको हिला रहे हो, तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उनका टेंडेंसी क्या है, एकदम जैसे रेस्ट पोजीशन पर था वही रहने का, तो क्या होगा, गिरेंगे। इसलिए तो आप मैंगो का पेड़ को, कुछ भी, कोई भी पेड़ का, संतरा कुछ भी हो, अगर कोई ब्रांच लेके अगर ऐसे करते हो तो बस मिल जाता है तुम्हें। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, सेम कंडीशन है, बस चल रही थी अचानक रुक गई, क्या होगा, फॉरवर्ड, क्यों, रुक गई है, रेस्ट में आ गई है, आपका पैर फिट के साथ जो था रेस्ट में आ चुकी है, लेकिन बॉडी तो मोशन में था, टेंडेंसी क्या होगा, इनका इनेबिलिटी है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे, ये तुरंत नहीं आ सकता, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो तो आ गया, लेकिन ये बॉडी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाने की कोशिश करे, डिफॉर्मेबल बॉडी है, इसलिए कुछ पकड़ के आप खुद को बैलेंस कर लोगे। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में, देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है, एक क्या मान लोगे, चलो एक, अब साइकिल का टायर ही मान लो, अब साइकिल चला रहे हो, क्या होगा, कीचड़ मिट्टी कौन सी डायरेक्शन में आएंगी, टेंजेंशियली, टेंजेंशियल क्या है, देखो देता हूं, टेंजेंशियल क्या है, देखो ए, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये बॉल एक एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं इसलिए ये घूम रहा है, अगर मैं छोड़ दूं तो कौन सी डायरेक्शन में निकल गई बॉल, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली निकल जाएगी, अगर इस डायरेक्शन में छोड़ूंगा तो कौन सी, इस डायरेक्शन में निकल गई बॉल। ये बॉल मेरा जो था, बॉल को मैं जब घुमा रहा था ये फोर्स में अप्लाई किया था, स्ट्रिंग को काट किया कि मैंने हाथ को छोड़ दिया, टेंजेंशियली निकल जाएगा ये। तो जब आप डायरेक्शन के केस में सेम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आप फोर्स जैसे ही छोड़ दोगे वो निकल जाएगी। सेम आप साइकिल चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, देखो ये टायर समझ लो, तो इस टायर के साथ टेंजेंशियल डायरेक्शन में कीचड़ वीचड़ ये सब उठते रहते हैं, क्या यूज करते हो आप, माड गार्ड, नहीं तो आप जो शर्ट पैंट कपड़ा कुछ भी पहन के जाओगे वो गंदा हो जाएगा, क्यों, उनका इनेबिलिटी है, वो चाहते ही नहीं है डायरेक्शन चेंज करना, तो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, हमेशा टेंजेंशियली, अगर ऐसे हो रहा है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाए, यही है लॉ ऑफ इनर्शिया और एग्जाम्पल। चलो और कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल। नेक्स्ट पार्ट, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये टर्म मैंने क्यों लाया, क्योंकि आपको जो मैंने बताया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ क्या हमेशा सही है, मतलब वैलिड है, हर एक फ्रेम में वैलिड है ये न्यूटन्स, उसके बाद सेकेंड लॉ भी आएगा, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, उसके बाद थर्ड लॉ आएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इवन सेकेंड लॉ भी इनर्शियल फ्रेम में ही सिर्फ वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है, ये दिमाग में डाल लो। तो सर इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम वही फ्रेम है जहां पे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, ये मान लो एक इनर्शियल फ्रेम है एस, और एक फ्रेम है एस प्राइम, इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन 0 होगा, इस फ्रेम में ये और एक फ्रेम है, यहां पे मान लो एक्सीलरेशन नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा,
ये इस फ्रेम में न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होगा, सिर्फ इस फ्रेम में ही न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, और जिस फ्रेम में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसी फ्रेम में न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ वैलिड होगा। आप बताओगे सर इस फ्रेम का एक एग्जांपल दे दो, तब समझ में आ जाएगा कि होता क्या है, फ्रेम किस हिसाब से दिखते हैं। देखो ये आप एक कार के अंदर बैठे हुए हो और कार को आप खुद ड्राइव करके जा रहे हो, और उसमें एक कोई पेंडुलम रखे हुए हैं, तो पेंडुलम क्या होगा? पेंडुलम का तो ऐसे ही मूव तो करेंगे। आप कार में बैठ के उस पेंडुलम को देख रहे हो, ये फ्रेम मान लो, तो इस फ्रेम में पेंडुलम है, आप इसी में बैठ के पेंडुलम को देख रहे हो, यहां पे पेंडुलम है। तो इस कार का एक वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा? जीरो। अगर केसेस को थोड़ा चेंज कर दो, आप कार के अंदर बैठे हो, पेंडुलम भी है, आप कार के अंदर बैठ के देख रहे थे, अब कोई एक थर्ड पर्सन बाहर से देख रहे हैं, उनके नजर में क्या होगा? फ्रेम अलग है ना, ये कार है, यहां पे आप बैठे हुए हो, यहां पे एक पेंडुलम है, ये मूव कर रहा था, यहां से आप देख रहे थे। ये रिलेटिव वेलोसिटी का केसेस है, उतना नहीं सोचना है, जस्ट इतना याद रखना कि इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता है। तो देखो किस टाइप का, इधर कार चला रहे हो आप, ये आप कार चला रहे हो और यहां से देख रहे हो ये पेंडुलम का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी है, आप यहां से बैठ के देख रहे हो, और एक बंदा यह बाहर से देख रहा है। तो आपका तो ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, पेंडुलम का भी एक वेलोसिटी है, क्योंकि कार तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वही है। और ये कौन सा वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी होने के कारण एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब वो इनर्शियल फ्रेम है, और अगर बाहर से किसी ने देख रहे तो क्या होगा? कैलकुलेशन बदल जाएगी, इनके नजर में तो अलग होगा, या आपके नजर में जो होगा पेंडुलम का, क्योंकि आप ऑलरेडी इनके वेलोसिटी में हो, और इनके नजर में ये तो कोई जगह पे रेस्ट में है, ये रेस्ट पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनके नजर में और आपके नजर में टोटल डिफरेंट है। तो सिर्फ इस केसेस में ही, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ वैलिड होगा। कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इतना याद रखो और कुछ नहीं। चलो इस चैप्टर को यहां पे, मतलब इस पार्ट को यहां पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।